हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होना चाहिए और हमारी आशा है आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय रमन सर में। जैसा कि बच्चों, आप अभी तक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे और जिसके हमने आपको सभी टॉपिक्स के वीडियो अवेलेबल करा दी गए हैं। यदि फिर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं आपका कन्फ्यूजन है तो उन वीडियोस को बार बार देखें और अपना कन्फ्यूजन है तो उसे अपन बॉक्स में लिख करके आप उसको हमारे पास भेज सकते हैं और फिर हम आपको दोबारा से उसको एडवाइज करने के बाद आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे। तो आज के बच्चों, आज की क्लासेस में हम आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4, जिसे अपन लोग रासायनिक बलगति कहते हैं और इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे कुछ कहना है कि हमें जब भी एक अच्छी स्टडी करना हो तो किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो हमें बहुत ही कंपल्सरी रूप से अटेंड करना चाहिए, क्योंकि पहला चैप्टर यदि आप तरीके से सुनते हैं तो इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कभी कभार ये देखने मिलता है कि बच्चे ने पहला चैप्टर या पहला टॉपिक या पहला लेक्चर तरीके से नहीं ग्रहण किया है तो उसे बीच बीच में काफ़ी डिफिकल्टीज आने लगती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, आज हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका फर्स्ट लेक्चर है, पहली क्लास है। इसको आप तरीके से सुनें और समझें, क्योंकि फर्स्ट वाले लेसन, फर्स्ट वाले लेक्चर, फर्स्ट वाले टॉपिक को यदि हम तरीके से ग्रहण कर लेते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या स्टडी करना है, किसके बारे में पढ़ना है और हमें विशेष रूप से किन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट होना है, ध्यान रखना है। वैसे बच्चों जी, इसको आप तरीके सुनेंगे ना तो ये चैप्टर बहुत ईजी है और एक बार में हम कहेंगे और आप थोड़ा प्रेम से और माइंडली सुनेंगे तो बिल्कुल आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, आज हम आपको ले चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि लिखा है रासायनिक बलगति, या इसको अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। एक्चुअल में हम अभी क्या स्टडी कर रहे हैं? केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर तथा क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसी को हम रासायनिक बलगति या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करने के आफ्टर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, कितने वेग से हो रही है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और हमारी रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, इन सभी की स्टडी को हम लोग क्रिया विधि अर्थात मैकेनिज्म बोलते हैं। तो बच्चों क्या सीखे मैकेनिज्म के बारे में कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है और कितने स्टेप में हो रही है, कौन सा स्टेप उसका स्लो है, कौन सा स्टेप उसका फास्ट है, इन सब की स्टडी करना ही हमारी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन अर्थात क्रिया विधि कहलाता है। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि हम रासायनिक बलगति किसे कहते हैं। केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं,
उसे ही हम रासायनिक बलगति कहते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि अभिक्रिया हमारी किस गति से हो रही है। तो आप जानते हैं बच्चों कि सभी रिएक्शंस सिमिलर रेट से नहीं होती। कोई रिएक्शन तेज गति से हो जाती है, कोई रिएक्शन स्लो होती है, कोई रिएक्शन मॉडरेट होती है। तो अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग या गति के आधार पर आप रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अब हम आपको अभिक्रिया का गति के आधार पर इनका हम क्लासिफिकेशन बताते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि लैंग्वेज और इस डेफिनेशन को आप नोट कर। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन की स्टडी करने के बाद आप क्या देखते हैं कि हमारी जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो किस गति से हो रही है, उसके आधार पर हम रिएक्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा आप देख रहे हैं टॉपिक लिखा है अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का क्लासिफिकेशन, यानी वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इनको समझना तो बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं रिएक्शन यानी किसको अपन लोग अभिक्रिया कहते हैं। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, इसको अपन लोग तात्क्षणिक बोलते हैं। तात्क्षणिक रिएक्शन या कह सकते अपन लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया। दूसरी देखेंगे आप लोग वेरी स्लो रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं अति मंद गति अभिक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं बीच में लिखा है मॉडरेट रिएक्शन। जो वेरी स्लो रिएक्शन है उसके अलावा एक होती है मॉडरेट रिएक्शन, इसे अपन लोग मध्यम अभिक्रिया बोलते हैं। मध्यम अभिक्रिया। तो वेग के आधार पर जो केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया हैं वो 3 टाइप्स की है। नंबर 1 देख रहे हैं आप तात्क्षणिक रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और अपने अति मंद रिएक्शन। अब हम आपको इनका क्रम से एक एक करके स्टडी कराते हैं। तो सबसे पहले हम आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो देखें बच्चों, तात्क्षणिक वे अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत ही तीव्र गति संपन्न हो जाती है। यानी वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति संपन्न होती हैं उन्हें हम तात्क्षणिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इनका मापन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इनको अपन माप नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स ये रिएक्शंस 10 to the power 14 से 10 to the power 16 सेकंड से भी कम समय में, यानी 10 to the power -12 से 10 to the power -14 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो ये रिएक्शन हमारी तात्क्षणिक रिएक्शन कहलाती है। और उधर देखेंगे वेरी स्लो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको होने में दिन, महीनों, यहाँ तक कि सालों लग जाते हैं, उन्हें हम लोग अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअली में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो तात्क्षणिक अभिक्रिया है और हमारी वेरी स्लो रिएक्शन है इनका मापन नहीं कर पाते हैं, तो इनकी हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा है मध्यम अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो न तो बहुत तेज गति संपन्न होती है और न ही बहुत धीमी गति संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग मध्यम अभिक्रियाएं कहते हैं।
तो आप इसको ग्राफ बना लीजिए। अब हम आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया के बारे में विधिवत और डिटेल से बताएंगे। आप इसको नोट भी करते चलें। कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं उनको हम तात्क्षणिक या अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को होने में जो समय लगता है ना वो मात्र 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड का समय लगता है। यानी ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती हैं कि इनको हम मापन करना, मेजरमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अतः ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में इनकी स्टडी नहीं करते हैं। और ये ध्यान रखें कि जितनी भी तात्क्षणिक रिएक्शन होती हैं वो ओनली आयनिक कंपाउंड में ही होती है। सहसंयोजी और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें हमारी तात्क्षणिक रिएक्शन नॉट फॉलो, यानी वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये तात्क्षणिक जो रिएक्शन है वो हमारे कौन से यौगिकों में पाई जाती है? आयनिक यौगिकों में। कौन से में पाई जाती है? आयनिक। अब जैसा कि आप जानते हैं आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसे हम आयनिक यौगिक कह सकते हैं। सपोज दैट जैसे मान सकते हैं हमारा AgNO3 है। AgNO3 ये एक आयनिक यौगिक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं NaCl ये अपना एक आयनिक यौगिक है। बेरियम क्लोराइड ये अपना एक आयनिक यौगिक है। तो ऐसे कंपाउंड्स में होने वाली रिएक्शंस है वो हमारी तात्क्षणिक रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती बच्चों? तात्क्षणिक रिएक्शन। क्या सीखे कि ये रिएक्शन है वो हमारी बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते, अर्थात इसका मापन भी नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसी रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक्स में अध्ययन नहीं करते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है इनके होने में मात्र 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड का ही समय लगता है। और ये रिएक्शंस ओनली आयनिक यौगिकों में होती है। अब हम इसका एग्जाम्पल की ओर आप ले सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेंगे इसका अपन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लें और उसमें अपन NaCl से रिएक्शन करा दें तो आप क्या देखते हैं कि इसमें सिल्वर देखेंगे, सिल्वर Ag पे प्लस लगता है और NO3 इस पे माइनस चार्ज लगता है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि Na पे प्लस लगता है और Cl पे क्या रहता है? माइनस चार्ज रहता है। और हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में धातु और अधातु होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप देख सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन में रहते हैं तो ये जो Ag है ना ये यहाँ ट्रांसफर होकर के Cl के साथ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म कर लेता है और सोडियम है वो सोडियम नाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ क्या रिएक्शन बनेगी आप देख सकते हैं। NaNO3 बन जाएगा और प्लस में आपका बनेगा AgCl। यहाँ देखिए सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ है, सोडियम नाइट्रेट। और सिल्वर क्लोराइड वहां उत्पन्न हुआ है। आप यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि ये रिएक्शन बहुत ही फास्टली हो जाती है। इसको होने में तो हम इसका मेजरमेंट कर ही नहीं पाते। तो आपने फर्स्ट वाले में क्या देखा कि व्हेन silver nitrate react with sodium chloride then form sodium nitrate and silver chloride।
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। इसके अलावा अपना दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो देखें आप लोग कि यदि हम लोग यहाँ बेरियम क्लोराइड ले लें, BaCl2 प्लस इसकी रिएक्शन यदि अपन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें, H2SO4, तो आप देखते हैं कि क्विक एंड फास्ट, बहुत ही तेज गति से यहाँ पर देखेंगे बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस में आप देख रहे हैं यहाँ देखो 2 H है और 2 ही Cl है, तो ये अपना हो जाएगा 2HCl। यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है ना, इसका वाइट प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनने पर वो नीचे तली में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ द तात्क्षणिक रिएक्शन। क्या सीखे अपन लोग कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं उन्हें हम तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। इनके होने में मात्र 10 टू दी पावर -14 से 10 टू दी पावर -16 सेकंड का समय लगता है। ये अभिक्रियाएं हमारी मुख्य रूप से आयनिक यौगिकों में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आयनिक यौगिक एक्वा सॉल्यूशन में जाकर के अपने अपने आयनों में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, इस स्पीड वाली रिएक्शन को कवर कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें अपने 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर अपना सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है और सिल्वर क्लोराइड का भी प्रेसिपिटेट बन जाता है। सेकंड वाले में देखें, यहाँ पर हमने ये बेरियम क्लोराइड लिया है। क्या लिया है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड और यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ रिएक्शन कराई गई है तो यहाँ पर अपना बेरियम सल्फेट बन गया है। तो बच्चों इसको आप एक बार तरीके से नोट करें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तात्क्षणिक रिएक्शंस को पढ़ने के बाद अब आपको हम वेरी स्लो रिएक्शंस की स्टडी कराते हैं। तो जैसा कि नाम से ही परिचित है, अति मंद गति अभिक्रिया, वेरी स्लो यानी वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती हैं, इनके होने में कई दिन लग सकते हैं, महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक का समय लग जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए आप देख रहे हैं कि तात्क्षणिक अभिक्रिया थी, उसका भी हम लोगों ने मापन नहीं कर पाया, और वेरी स्लो रिएक्शन होती है, इसके होने में महीनों का समय लगता है, यहाँ तक कभी कभार तो वर्षों का समय लग जाता है। तो इनका भी हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि जो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनमें से तात्क्षणिक अभिक्रिया और वेरी स्लो रिएक्शंस, इनका रासायनिक बलगतिकी में कोई भौतिक महत्व नहीं होता है। इसलिए हम इन दोनों रिएक्शंस की रासायनिक बलगतिकी में स्टडी विधिवत नहीं करते हैं, हम करते हैं ओनली मॉडरेट रिएक्शन। तो देखें सबसे पहले इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। सबसे पहले परिभाषा सुनिए। वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती हैं अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनको पूर्ण होने में महीनों यहाँ तक कि वर्षों तक का समय लग जाता है। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा हमारे क्लाइमेट में या हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आपने देखी होंगी जो उनको आप फील कर रहे होंगे, लेकिन उनको टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ या हमारे घरों में कभी कभार लोहे की जो कंटेनर या पात्र होते हैं वो हमारे मॉइस्चर के टच में आ जाते हैं और धीरे धीरे वो रस्ट को फॉर्म करने लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रिएक्शन में एग्जाम्पल बता सकते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर आप देखेंगे, जैसे हमारे पास
प्लस O2 प्लस H2O। H2O को हम लोग मॉइस्चर या नमी कहते हैं। ये आपस में जब रिएक्शन कर लेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, Fe2O3 डॉट XH2O। इसे अपन लोग जंग कहते हैं, यानी रस्ट। तो ये जो मेटल है हमारी कोई भी, या कोई लोहे का पात्र है, तो उसमें आपने अनुभव किया है क्या जंग कल ही लग जाएगी या आज लग दे तो आज ही लग जाएगी? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जंग लगने की एक प्रोसेस है जो हमारे दिन महीने और सालों तक का समय लेती है। तो ये लोहे में जो जंग लगने की प्रोसेस है वो एक अति मंद अभिक्रिया है। उदाहरण नंबर आप 2 भी देखेंगे। क्या आप बताएं बच्चों कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें महीनों या वर्षों का समय लगता हो? हाँ, आपने कभी फॉसिल्स स्टडी किया? फॉसिल्स, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूमि के अंदर दबे हुए जीव जंतुओं के अवशेषों से बनने वाले ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। ये भी एक वेरी स्लो रिएक्शंस के अंतर्गत आता है। और आप समझ सकते हैं भूगर्भ में, भूगर्भ मीन्स होता है जमीन, तो भूगर्भ में कोयले का बनना, कोयले का बनना, ये भी हमारी एक वेरी स्लो रिएक्शन है। तो बच्चों आशा है आपको ये भी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन है ही नहीं। वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति संपन्न होती हैं उनको हम अति मंद गति अभिक्रिया कहते हैं। इनको होने में कितना समय लगता है? महीना लग सकता है, यहाँ तक कि वर्ष भी लग सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग अति मंद गति अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार आप इनको भी नोट करें। तो जैसा कि आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत 2 रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद अपन थर्ड पोर्शन पे आ चुके हैं जिसका नाम है मध्यम गति अभिक्रिया, जिसे अपन लोग मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपने देखा था कि तात क्षणिक अभिक्रियाएं वेरी फास्ट हो रही थी और अति मंद अभिक्रियाएं वेरी स्लो हो रही थी। लेकिन मध्यम गति अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो न तो बहुत तेज गति संपन्न होती हैं और न ही अति मंद गति संपन्न होती हैं, अर्थात वे अभिक्रियाएं जो मीडियम वेग से चलती रहती हैं उन्हें हम मध्यम गति अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं को हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, होते हुए भी देख सकते हैं किस प्रकार से अभिक्रियाएं हो रही हैं। देख रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिन्हें मापा जा सकता है, यानी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, और जिसे अभिक्रिया होते हुए देखा जा सकता है, यानी हम देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग मध्यम गति अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए हमने यहाँ पर जिंक लिया है Zn, जितनी मात्रा में लिया उसको नोट कर लेते हैं अपन लोग, और उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो जैसे अपन एसिड में डालेंगे उसके बाद ये देख रहे हैं कि जिंक का कितना पदार्थ बचा है। जब हमने लिया था तब सपोज दैट मान लो 10 ग्राम था वो, अब रिएक्शन करने के बाद वो कितना रह गया है, तो वो जिंक सल्फेट के फॉर्म में चला जाएगा ZnSO4 और प्लस में H2 गैस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारा जिंक सॉलिड फॉर्म में था। तो वे अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग मध्यम गति अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग सुक्रोज का।
सुक्रोज। सुक्रोज एग्जाम्पल भी अपन लेंगे तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसकी रिएक्शन अपन यहाँ पर वाटर मिला देंगे H2O, तो आप देखेंगे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज बन गया। और ये अपना बन जाता है फ्रैक्टोज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज उन दोनों के फॉर्मूला तो कैसे सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंट होता है। ग्लूकोज इज ए एल्डोज शुगर है एंड फ्रैक्टोज इज ए कीटोज शुगर है। ग्लूकोज में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है और फ्रैक्टोज में सेकंड कार्बन पर हमारा कीटोन ग्रुप रहता है। तो बच्चों देखा आपने, दो एग्जाम्पल देख लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल अपने क्या देखा था, जिंक रिएक्ट विद H2SO4 then form zinc sulfate and hydrogen gas produce. This reaction is called moderate reaction. यह, और दूसरा आपने देखा सुक्रोज का जल अपघटन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है दूसरे नंबर पे, सुक्रोज का जल अपघटन। ये हमारा सुक्रोज है और ये इसका वाटर है। तो सुक्रोज और वाटर का यदि हम जल अपघटन करा देंगे तो ये ग्लूकोज बन जाता है और फ्रैक्टोज बन जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखिए रासायनिक अभिक्रिया की गतियों के मापन के आधार पर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन की स्टडी की है। इसको आप विधिवत तरीके से तीनों रिएक्शन आपने आसान नोट कर ली होंगी और इसको भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स वाले टॉपिक में बच्चों क्या है कि हमको एक रेट ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि पूरे चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इससे रिलेटेड पॉइंट ही चलते रहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ें होती हैं। रिएक्टेंट वे होते हैं जो किसी रिएक्शन में कॉम्बिनेशन के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम आपको सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है तो आप देखें यहाँ लिखा है इकाई समय में, यानी कोई समय फिक्स होना चाहिए। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया दर कहते हैं। यानी कह सकते हैं इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया दर कहते हैं। अब अभिक्रिया दर को रिप्रेजेंटेड बाई आर से व्यक्त करते हैं। आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर आर बराबर हमने लिखा रखा है अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो मोलर सांद्रता क्या होती है, आप समझ सकते हैं कि मोलर सांद्रता हमारी होती है मोलरिटी, जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में पढ़ रखी है। इसीलिए बच्चों में कहता हूँ आपसे कि यदि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो सेकंड अच्छा समझ में आएगा, सेकंड पढ़ेंगे तो थर्ड समझ में आएगा, थर्ड पढ़ेंगे तो फोर्थ समझ में आएगा। क्योंकि स्टडी का एक रूल है पॉइंट टू पॉइंट, सीढ़ी बाई सीढ़ी। यानी हम फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे तब सेकंड पहुंचेंगे, सेकंड पार करेंगे तो थर्ड पहुंच जाते हैं। तो ये मोलर सांद्रण है ना, इसको अपन लोग मोलरता के नाम से जानते हैं।
और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V होता है। V किसमें होता है बच्चों? इन ml। V हमारा किसमें होगा? ml में। यानी ये भी एक मोलर सांद्रण है। एक दूसरा नाम सुना होगा आपने, यही लिख देते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान जिसे अपन लोग एक्टिव मास के नाम से जानते हैं, और इसको अपन इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट में इसको इंडिकेट करते हैं। बच्चों ये आपको सोचने वाली बात है कि द्रव्यमान और सक्रिय द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है। सक्रिय द्रव्यमान एक प्रकार की एक निश्चित मात्रा होती है जो कि किसी भी रिएक्शन में विशेष रूप से अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं। आप देखते हैं जैसे किसी कक्षा में 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो वो हमारे लेक्चर को या हमारे स्टडी को कितने बच्चे एकदम एक्टिव तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग एक्टिव स्टूडेंट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन में कौन सा कंपोनेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एक्टिव रूप से कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम लोग एक्टिव मास के रूप में जानते हैं। अब आप इसको भी तरीके से थोड़ा नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अपन देख रहे थे कि अभिक्रिया दर लिखना है अपने को। अभिक्रिया दर R बराबर, तो रिएक्शन में दो चीजें थी, एक तो अभिकारक और एक उत्पाद। तो आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में ये अपना रिएक्टेंट है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। तो आप देखते हैं कि समय के अकॉर्डिंग टू टाइम्स जो रिएक्टेंट है ना उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये आप ध्यान रखें। तो R इक्वल लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन समयांतराल। ये बच्चों विशेष रूप से आप दिमाग में रखना कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है किसी रिएक्शन में, वैसे वैसे रिएक्टेंट की मात्रा कम होती जाती है और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। वही हम आपको दिखा रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन समयांतराल। तो कमी को अपन लोग माइनस से व्यक्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं R इक्वल माइनस, R लिखेंगे यहाँ पर R, लिख सकते हैं डेल R अपॉन डेल T। ये अभिकारक के लिए लिखा जाएगा। इसी तरह हम उत्पाद के लिए लिख सकते हैं। उत्पाद के लिए क्या लिखेंगे? R बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों? जैसे यहाँ समयांतराल लिखा है तो फिर यहाँ भी लिखेंगे समयांतराल। ये देख रहे हैं आप, वृद्धि को अपन लोग प्लस से रिकमेंडेड करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं R इक्वल डेल P लिखेंगे। यहाँ पर P क्या है? प्रोडक्ट को शो करेगा, और अपॉन डेल T। तो ये आप देखा अपने कि अकॉर्डिंग टू टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो कंसेंट्रेशन के डिक्रीज को शो करता है, और जो पॉजिटिव है वो कंसेंट्रेशन के इंक्रीजिंग को शो करता है।
आप इसको भी विधिवत रूप से लिख लो बच्चों, जिससे कि आपके पास स्टडी मटेरियल विधिवत रूप से सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। एक बार आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसको तरीके से अपने फेयर बना लें और उस पर नोट कर लें, और फिर आप उसको समय समय पर स्टडी करते रहें। और जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, माना कि कोई एक अभिक्रिया है, देख सकते हैं, देखो ए प्लस 2b एरो 5c प्लस 6b, इस प्रकार की रिएक्शन की अपन रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से इंडिकेट करें। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अभी तक ये सीख गए होंगे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। अगर इस प्रकार का कोई रिएक्शन है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखें, R इक्वल ए, तो यहाँ पर अपन माइनस लगाएंगे क्योंकि ए एंड बी ये हमारे रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और इधर के ये चीज क्या है? हमारी प्रोडक्ट है। अब आप देख सकते हैं, यदि रेट ऑफ रिएक्शन को हमें किस प्रकार से डिनोट करना है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर ए है तो इसे अपन लोग डेल से व्यक्त करेंगे, डेल ए अपॉन डेल टी। जो ए है ना, इसको अपन एक्टिव मास के फॉर्म में लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखें, ये ए की कंडीशन हो गई। अब अपन बी की बात करें, बी में 2 मॉलिक्यूल है तो इसको अपन लिखेंगे माइनस 1/2 डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल में। अब अपन प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रोडक्ट कितना है? 5 है तो इसको लिखेंगे 1/5 डेल सी अपॉन डेल टी। डी को किस प्रकार से लिखेंगे? 1/6 डेल बी अपॉन डेल टी। तो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों वैल्यू किसमें? प्लस में है। और प्लस क्या व्यक्त करता है? इंक्रीजिंग या इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज के लिए हम लोग प्लस का यूज कर रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं दोनों वाले कंपाउंड्स में माइनस का चिन्ह लगा है। माइनस ये व्यक्त कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है और उधर इंक्रीज हो रही है। अब आप इसको लिख लें आप। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पर किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। इसमें N2 लिया जाता है और 3H2 लेंगे। एरो में क्या बनता है बच्चों? 2NH3 बनता है। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो अपन इसको R के रूप में व्यक्त करेंगे। देखें, R इक्वल N2 है तो इसको अपन लिखेंगे माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी। ये N2 के लिए लिख दिया अपन ने। अब अपन H2 के लिए लिखेंगे तो H2 के लिए कैसे लिखेंगे? माइनस का चिन्ह लगेगा और 1/3 हो जाएगा ये, और डेल H2 अपॉन डेल टी हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना नहीं भूलना आप लोग, क्योंकि N2 और 3H2 दोनों के दोनों रिएक्टेंट है। अब अपन पहुंचते हैं प्रोडक्ट पर। तो प्रोडक्ट में क्या होता है? प्लस का चिन्ह लगेगा। लेकिन प्लस हम लगाएं या न लगाएं वो तो बराबर ही हो जाता है। तो अपन यहाँ लिख देंगे 1/2
डेल NH3, इसको एक्टिव मास के फॉर्म में लिखा, अपॉन डेल टी। तो ये बच्चों आज हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शंस की जितना भी कंसेप्ट था वो आपको बताया है, और इस प्रकार से आप इसको तरीके से नोट करें। 1 मिनट सुने आप हमारी बात को कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमको किस प्रकार से व्यक्त करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। अगर रिएक्टेंट है तो उसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करते समय माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और यदि प्रोडक्ट है तो हम प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों चलते चलते आपको हम इसकी यूनिट और बता दें, अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है। तो अभिक्रिया दर की इसकी इकाई है ना, इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रति लीटर सेकेंड। इसको आप विधिवत रूप से नोट कर लें। कई बार बच्चों को ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो बच्चों इसको आपने नोट कर लें विधिवत रूप से। और हम आज की कक्षा को यही समापन करते हैं, और आशा है आपको हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को देखें, एक बार समझें, सुने, समझें। तो बच्चों बाय। आशा है आपको कक्षा समझ में आई होगी, और हम आपसे एक बार पुनः यही कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।